प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सपनों के अनुकूल हमने प्रतिनिधित्व दे करके इस बात को पहले ही साबित कर दिया है। बता दें आपको कि एनडीए मंथन को लेकर बीजेपी लगातार रेस में। एनडीए की मंथन चल रही है। बीजेपी कार्यालय में आज बैठक बुलाई गई। एनडीए की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, राजधानी रांची से लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर एनडीए रेस में है। रांची के बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक में मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। प्रदेश बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचे हैं। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी इस बैठक में शामिल। और चुनाव को लेकर एनडीए रेस में रांची के बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक में मंथन। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। प्रदेश बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचे हैं। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी इस बैठक में शामिल। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एनडीए का मंथन चल रहा है। एनडीए लगातार लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में रांची के बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक में मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस बैठक में शामिल होने के रांची पहुंचे और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी शामिल हैं और साथ ही साथ अन्य बीजेपी के विधायक भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लगातार एनडीए का मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए रेस में एनडीए का मंथन है। बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक में मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए रेस में रांची के बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक में मंथन हो रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए भी इसे लेकर पूरी तरीके से तैयार है। लगातार तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी के मद्देनजर आज रांची के बीजेपी कार्यालय में बैठक भी बुलाई गई, जहां एनडीए के तमाम नेतागण भी पहुंचे हैं और इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रांची पहुंचे हैं और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश कुमार हमारे साथ बने। राकेश, देखिए एनडीए का मंथन हो रहा है और लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो आज की इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है अंकिता। और जो कुछ चल रहा था प्रारूप, खास करके चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के, उस पर भी बातचीत चल रही है और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं अब तैयारी जिस तरीके से है उसमें कई मुद्दों पे भी बातचीत होगी। और जिस तरीके से नेताओं का आना शुरू हो गया है, मैं कुछ नेताओं से, सीता सोरेन जी हैं, जरा एक मिनट आपसे बात भी कर लें। सीता जी, क्या लगता है कि अब कैसी तैयारी लग रही है, क्या कुछ देख रही है? तैयारी तो बहुत अच्छी है और बहुत पॉजिटिव है क्षेत्र में पब्लिक को मेरे प्रति, जो कि हम किसी तरह से कोई ऐसे चांस तो अभी बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मोदी जी का बहुत बड़ा जो परिवार में हम शामिल हुए हैं, उससे हमको और पूरे जनता को बहुत खुशी मिली। झारखंड में काफी उम्मीदें हैं, खास करके तमाम लोगों को। आदिवासी वोट बैंक की लगातार चर्चा होती रहती है और हर पार्टी अपने अपने दावे करते हैं कि उनके खेमे में आदिवासी वोट आएगा। आपके पार्टी में आने से, बीजेपी में आने के बाद से क्या कुछ परिस्थितियां दिखाई पड़ रही? क्योंकि संथाल परगना, कोल्हान, इन सारे इलाकों में कहीं न कहीं चर्चा लगातार होती रहती है। देखिए, आदिवासी जो वोट बैंक है वो अब मेरे तरफ बिल्कुल पूरे आ जाएंगे, क्योंकि हमको
जिस तरह से हम इतनी पॉजिटिव एनर्जी को हम क्षेत्र से लोगों के द्वारा हमको मिल रहा है, तो इससे कई ऐसे गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं दूसरे तरह जाने की बात है। कल्पना सोरेन जो आपके परिवार के सदस्य हैं, साथ साथ केजरीवाल उनकी पत्नी, दोनों अब राष्ट्रीय स्तर पे एक मुहिम चला रही है महिलाओं को लेकर के। आप भी अब चूंकि इस पार्टी में आई हैं तो नए सिरे से तमाम चीजें चल रही होंगी, किस तरीके से उन सारी चीजों को देखेंगे आप? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है, आधी आबादी की बात है, तो वहाँ तो मोदी जी का ये जो विशाल परिवार है उसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का जिस तरह का विचारधारा है, आधी आबादी को पूरे तरह से सम्मान मिला है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिला है, तभी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। चलिए, आपसे हम बाद में भी बातचीत करते रहेंगे। और जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं वैसे माहौल में अब जाकर साफ तौर पे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके का माहौल होगा वैसी परिस्थिति में चीजें और भी बदलेंगी। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो निश्चित तौर पे बैठकों का दौर चल रहा है, कहीं न कहीं सियासी हलचल भी तेज है, और साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से आने वाले समय में रणनीति बनाई जा सकेगी। और जो कुछ कहा जा सकता है कि आज की बैठक की बातचीत की जाए तो कई चीजें चलेंगी, खास करके तमाम सांसदों को, तमाम लोगों को, एनडीए के तमाम घटक दलों को, सभी को बुलाया गया है। और अंकिता, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी बीजेपी में जिस तरीके की लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है, बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रदेश के प्रभारी हैं वे यहाँ पहुंच रहे हैं, और इसके साथ जो उम्मीद जताई जा रही है कि एनडीए की घटक दल के रूप में शामिल आजसू की तरफ से भी कहीं न कहीं कोई प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है। और एक अहम बात मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके का माहौल है वैसे माहौल में कुछ जो अभी हाल के दिनों में टिकटों को लेकर बातचीत चल रही थी, कुछ खेल चल रहे थे, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कुछ नाराजगी लोगों की में है, तो कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो नाराज हो सकते हैं, उनको भी बुलाया गया है कि वे भी पार्टी की इस बैठक में आएंगे और मान मनोबल का दौर चलेगा, किस तरीके से उनकी जिम्मेदारी पार्टी में होगी, इन सारी चीजों पर भी मंथन किया जाएगा। जी देखिए राकेश, अगर हम बात करें तो आम चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सभी दलों ने कमर कस ली है, तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में एनडीए का मंथन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही है। अभी किसी भी तरह की तैयारियां तेज नहीं की गई हैं, यहां तक कि प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं की गई है। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एनडीए चोट इस बार कर सकती है? देखिए, एनडीए के सामने खास करके झारखंड की मैं चर्चा करना चाहूंगा। झारखंड में जिस तरीके से एनडीए की बात की जाए तो निश्चित तौर पे बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश कर रही है, यहाँ विपक्ष में है। और यूपीए की बातचीत की जाए, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि यूपीए में जिस तरीके से राज्य में आज जेएमएम है और इसके साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी है, और जिस तरीके से लेफ्ट पार्टियों की हम चर्चा करते हैं तो लेफ्ट पार्टी अब थोड़ी कुछ पार्टियां जो उनके साथ की जुड़ी हुई पार्टियां हैं वे किनारे हटते जा रही हैं। तो ऐसे में अभी भी कई तरह की असमंजस यूपीए में बनी हुई है। हालांकि एनडीए को एकजुट रखने की शुरू से कोशिश की गई थी और पहले दौर में ही कई सीटों के ऐलान कर दिए गए थे, दूसरे दौर में तमाम सीटों का ऐलान कर दिया गया, और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से अब प्रचार प्रसार का अभियान होगा, लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर एनडीए की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अब उसकी कवायद भी तेज होती जा रही है। लेकिन यूपीए की बातचीत की जाए तो अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है, और मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था तो उनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरीके से वे आगे रणनीति बनाकर चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा होता जा रहा है कि क्या सचमुच यूपीए के तमाम घटक दल हैं वे एकजुट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी सीटों को बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। 7 कांग्रेस को, 5 जेएमएम को और एक का फॉर्मूला सीट देने की बात कही जा रही थी। तो ऐसे मौके पे कई तरह के विवाद हुए। कल जिस तरीके से आरजेडी ने 2 सीटों पर दावेदारी ठोकते हुए इस बात का जिक्र किया है कि उनके 2 प्रत्याशी मैदान में दिखाई पड़ेंगे, तो ऐसे में अब इस बात की चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से रणनीति बनेगी और किस तरीके से अब तैयारी हुई, क्योंकि अब एनडीए पूरी तरह से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। आज की बैठक के बाद से चीजें चलेंगी, कि कुछ चीजें चलती नजर आएंगी, और साफ तौर पर लगता है कि हम बार बार कहते हैं कि लगातार कुछ इलाके, कोल्हान का इलाका काफी अहम होगा। मधु कोड़ा जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मधु कोड़ा जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से? हमारा इलाका क्या, हम सभी का इलाका है। कुल्हान की हम बार चर्चा करते हैं क्योंकि आपका नाम वहां से आता है और कुल्हान को लेकर लगातार बातचीत भी होती है। बिल्कुल है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के ओर से प्रत्याशी घोषित किया है गीता कोड़ा जी को, और गीता कोड़ा जी वहां पर निश्चित रूप से वहां पर चुनाव भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी, और वहां से भारतीय जनता पार्टी का एक सीट निश्चित रूप से वहां से जीत करके जाएगी।
आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम चीजों को आपने देखा है, पूरे राज्य को देखा है। पूरे राज्य में आपकी भूमिका किस तरीके की नजर आएगी, क्योंकि अब नए सिरे से बीजेपी को फिर से एक बार आप देख रहे हैं? बस एक समर्थक, एक मतदाता की हैसियत से हम वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। चलिए हम आपसे बातचीत करेंगे फिर। मधु कोड़ा जी थे हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे मौके पे जब कहीं ना कहीं बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, कई चीजें एक साथ चल रही हैं और एक बार बात सामने आती है कि किस तरीके से सारी चीजें चलेंगी, तो कोल्हान का इलाका है, मधु कोड़ा उस इलाके से आते हैं और लगातार कहा जा रहा है कि गीता कोड़ा के बीजेपी में आने के बाद से कई चीजें वहां के समीकरण बन बिगड़ सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है और हो सकता है कि आज की जो बैठक होगी उस बैठक में इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी और बातचीत भी होगी। जी राकेश, देखिए एक और चर्चाएं यहाँ पे हो रही थी कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श कर रही है, कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से अब प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, तो क्या अब इसे फाइनल माना जाए? जितने भी प्रत्याशी के नाम सामने आए तो क्या इसे फाइनल मान लिया जाए? देखिए, अभी प्रत्याशियों की तरफ से हलचल शुरू हो गई है, बैठक में वे पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर बातचीत भी होगी, चर्चा भी होगी और हो सकता है कि जब चीजें सामने आएंगी तब हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल एक अभी गीता कोड़ा खास करके यहाँ पहुंची हैं, अभी भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आई है, इसके बाद से अब तैयारी भी चल रही थी। गीता कोड़ा किस तरीके से सारी चीजों को देखेंगी, इन सारी चीजों पे मंथन भी किया जा रहा है और बातचीत भी की जा रही है। जरा मैं चाहूंगा कि गीता कोड़ा की तरफ चलेंगे हम थोड़ी देर में और हो सकता है कि गीता कोड़ा से बातचीत होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो और बातचीत के दौरान कुछ बातें सामने आए, क्योंकि आज बैठक का दौर है तो हो सकता है कि सारे लोग जब पहुंच रहे हैं तो इन सारी चीजों को चलाया जा सकता है। और साफ तौर पर लगता है कि महिलाओं की भूमिका, खास करके 50% आबादी की भूमिका, इन सारी चीजों पर भी फोकस किया जा रहा है। तो फिलहाल आज बैठक में काफी लोग पहुंच रहे हैं और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में तमाम चीजें जब शुरू हुई तो गीता कोड़ा अभी पहुंच रही है मधु कोड़ा की पत्नी में, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कोल्हान की जब हम चर्चा करते हैं तो कई चीजें चलेंगी एक साथ। कोल्हान में किस तरीके से बदलाव की राजनीति देखने को मिल सकती है, खास वहाँ जेएमएम की भूमिका काफी अहम होती है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा गीता कोड़ा पर फोकस किया जाए और गीता कोड़ा किस तरीके से आएंगी अभी मैं थोड़ा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। गीता कोड़ा पहुंची हुई हैं तो एक दो सवाल उनसे बनता भी है खास करके, और जब हम बातचीत करते हैं तो इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होगी और साफ तौर पे लगता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल सकती हैं। और अभी बैठकों का दौर होगा, वाजपेयी जी पहुंच रहे हैं और साफ तौर पे लगता है कि जब वाजपेयी जी आएंगे तो तमाम जो प्रकरण है चुनाव को लेकर के उस पर भी बातचीत होगी और हो सकता है कि मुद्दों पे बातचीत होगी, रणनीति पे बातचीत होगी, जिम्मेदारियों पे बातचीत होगी। तो ये आज की बैठक काफ़ी चुनावी दृष्टिकोण से काफ़ी अहम माना जा रहा है। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि जो बिछुड़ थे, थोड़े नाराजगी व्यक्त किया जा रहा था हाल के दिनों में जब टिकटों को लेकर बातचीत की जा रही थी, तो टिकटों को लेकर जब नाराजगी थी तो ऐसे दौर में आज की बैठक में उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी कि आखिर उनकी भूमिका किस तरीके से हो सकती है और किस तरीके से उन्हें फिर से मनाकर मैदान में लाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है और चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार और बाकी चीज़ों को लेकर भी चर्चा चलती रहती है। इन सारी चीज़ों के बीच से अभी फिलहाल की बात की जाए तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पहुँचने वाले नेताओं से, प्रत्याशियों से और साथ साथ जो बड़े नेता होंगे उनसे। तो अभी की बात की जाए तो गीता कोड़ा जैसे ही बातचीत करने के लिए रेडी होती हैं हम उनसे बातचीत भी कराएंगे और कोशिश करने की करेंगे कि आखिर अब उनकी भूमिका किस तरीके से चलती नजर आएगी। और लगातार चूंकि मीडिया का जमावड़ा भी आज के दिन बड़ा है, काफ़ी पहुंचे हुए तमाम राष्ट्रीय स्तर के, स्थानीय स्तर के और राज्य स्तरीय मीडिया पहुंचे हुए हैं। तो इन बैठक के दौर में हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी की बात की जाए तो बनते बिगड़ते समीकरण के बीच सबसे अहम जो सवाल था कि बीजेपी किस तरीके से अपने तमाम उन सीटों को बचाने की कोशिश करेगी। गीता जी, 1 मिनट का आपका समय है, क्या लगता है कि किस तरीके से अब तैयारी देखिए, मैं कोल्हान की बात करूँ तैयारी है सिंहभूम की। हम लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का बहुत आभार समर्थन मिल रहा है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं गांव के गांव उठ के आ रहा है मोदी जी की बात को सुनने के लिए, बात करने के लिए अपनी बातों को लोग रख रहे हैं और काफी उत्साह है लोगों में। ये कल्पना सोरेन भी आ गई हैं, केजरीवाल की पत्नी भी मैदान है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं एक महिलाओं की भूमिका दिखाई पड़ रही है, लेकिन बीजेपी भी पूरी तैयारी
आदरणीय मोदी जी ने जो पिछले सेशन में ही उन्होंने 33% महिला आरक्षण और 33% आपको दिख रहा है, तो मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मैम हम हमारे साथ किसी चीज़ों को एक बार देखने की कोशिश कर सकते हैं और साफ तौर पे लगता है कि अभी की बात की जाए तो इन सारे प्रकरणों के बीच से चुनावी मैदान में जाने की भी तैयारी है और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि किस तरीके से आगे की रणनीति बन सकेगी, क्योंकि चुनाव के मैदान में जाने के पहले आज की बैठक तैयारी के रूप में देखी जा रही है। जनता के बीच, वोटरों के बीच जाने की तैयारी है और मुझे जो जानकारी है कि आज पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा पूरे चुनाव को लेकर, क्योंकि मुझे अभी तक जो जानकारी मिली है कि बड़ी बैठक के रूप में आज का दिन को देखा जा रहा है। एनडीए के तमाम दल के लोगों को बुलाया जाएगा, बड़े नेता जमा हो रहे हैं और हो सकता है कि बैठक में कई नई चीजें भी सामने दिखाई पड़ेंगी। जी अंकिता। राकेश, अगर हम एक और बात पे चर्चा करें तो वो है गांडी विधानसभा। गांडी विधानसभा को लेकर जिस तरीके से कहीं ना कहीं एनडीए में तकरार जरूर दिखी है। अगर हम आजसू की बात करें तो सबसे पहले कहा जा रहा था कि आजसू इस सीट पर दावा ठोक रही है, आजसू की तरफ से कोई उम्मीदवार उतारे जाएंगे, लेकिन आनन फानन में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। तो ऐसे में इस तरीके से एनडीए की बैठक बुलाई गई, तो क्या गांडी विधानसभा पे सीट को लेकर एक बार फिर से क्या विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एनडीए ने पहले ही कहा था कि हम मिल बैठकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे और हो सकता है कि जब हम बातचीत करेंगे उस दौर में आजसू की तरफ से जब प्रत्याशी नहीं दिया गया, जो कि पहले से उनकी तैयारी चल रही थी, तो इस बात को लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ है, थोड़ी बातचीत भी चल रही थी। लेकिन सबसे अहम जो आपने सवाल किया है कि आज के दौर में जब बैठक शुरू होगी उसके बाद से पता चल पाएगा कि किस तरीके से सारी चीजें चलेगी, क्योंकि अभी एनडीए की जब बैठक होगी हो सकता है कि आजसू के कोई प्रतिनिधि, और उम्मीद जताई जा रही है कि अध्यक्ष जो होंगे आजसू के सुदेश कुमार महतो इस बैठक में उपस्थित हो सकते हैं और ऐसे मौके पे गांडी विधानसभा सीट पर भी चर्चा होगी और 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है आजसू की तरफ से जाकर, जो मॉनिटरिंग करेगा कि आखिर गांडी विधानसभा सीट पर उनकी भूमिका किस तरीके से हो सकती है, क्या उनको प्रत्याशी उतारने की नौबत आती है या फिर बीजेपी को समर्थन दिया जाएगा। क्योंकि अभी की बातचीत की जाए तो लोकसभा में समर्थन दिया जा रहा है, एनडीए फोल्डर में लोकसभा में आजसू जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन विधानसभा में क्या कुछ स्ट्रेटेजी होगा उस पर बातचीत होगी। तो आज की बैठक में इस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए और हो सकता है कि इस समस्या का समाधान भी कर लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से गांडी विधानसभा में एनडीए का प्रत्याशी होगा या बीजेपी या आजसू दोनों अलग अलग होकर वहां चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। जी अंकिता। राकेश, एक और बात है, अगर हम बाहरी और भीतरी की बात करें तो बाहरी और भीतरी को लेकर अक्सर खास करके एनडीए में ज्यादातर पे ये बातों पे मुद्दे पर चर्चा होती हुई नजर आए, तो क्या वो बाहरी और भीतरी को लेकर क्या मुद्दा शांत होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लोकसभा के चुनाव हैं और जिस तरीके से अभी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी की गई है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन से कई बड़े नाम हैं, उनके चेहरे को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे जब आएंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि झारखंड जैसे राज्य में स्थानीय और बाकी मुद्दों को लेकर भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि राज्य के गठन के समय इस बात की चर्चा की गई थी और इसके उद्देश्य भी माने जा रहे थे कि राज्य के लोगों का आदिवासी बहुल इलाकों का विकास किया जाएगा, उनके हक और अधिकार को दिलाने की कोशिश की जाएगी, रोजगार में उनकी भूमिका तय की जाएगी, साथ साथ जो माइंस इलाके हैं और मिनरल्स जहां जहां से निकाले जाते हैं वहां उनकी भूमिका पर भी कहीं न कहीं कई चीजों पर चर्चा की गई थी कि उनकी भूमिका क्या होगी और उनका अधिकार क्या होगा। इन सारे विषयों को लेकर राज्य का गठन किया गया था। तो जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दे स्वतः ही सामने आ जाते हैं, लेकिन अब की बात की जाए तो गंभीर मुद्दे सामने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर है। रोजगार को लेकर के लोगों को कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ना, आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करना और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि शिक्षा और जागरूकता, स्वास्थ्य, इन सारी बुनियादी चीजों को लेकर किस तरीके से आगे चला जा सकता है, इन सारे मुद्दों पे भी बातचीत होगी। तो लोकसभा के चुनाव में इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी और जनता भी जो भी प्रत्याशी जाएंगे या राजनीतिक दल के लोग जाएंगे उनसे ये सवाल जरूर करेगी कि आखिर उनके हित में क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से तैयारी की गई थी और किस तरीके से सारी चीजें आगे बढ़ सकती है। जी राकेश, देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने महिलाओं पर इस बार खासतौर पे भरोसा जताया है। आधी आबादी और भागीदारी भी उतनी मिलनी चाहिए, इस पर लगातार चर्चाएं हो रही, राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने 3 महिला प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया, लेकिन इंडी गठबंधन की बात करें तो अभी भी किसी भी महिलाओं की दावेदारी के नाम, उम्मीदवार के नाम सामने नहीं आ रही, घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या मतलब इंडी गठबंधन में क्या कोई ऐसी महिला दावेदार नहीं है, क्या महिला उम्मीदवार नहीं है जो प्रबल चुनाव के लिए?
देखिए, इस पे अभी चर्चा होनी बाकी है। जहां तक एनडीए की बात है तो निश्चित तौर पे 3 महिला प्रत्याशी सामने दिखाई पड़ रही हैं और खास करके इंडिया गठबंधन की चर्चा की तो अभी तो सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है तमाम जगहों पे। कुछ ही सीटों पे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी जरूर कहीं ना कहीं वे संजीदा होंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इस बारे में उनके खेमे से भी आवाज उठनी शुरू हो रही है, क्योंकि जैसे ही प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे थे, कुछ महिला विंग्स की तरफ से भी इस तरह की चर्चा हो रही थी कि क्या उनकी हक और अधिकार के बारे में इंडिया गठबंधन किस तरीके से सोच सकता है। तो अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि किस तरीके से उनकी भूमिका होगी, रणनीति होगी, क्योंकि चर्चा का दौर अभी चल रहा है। अभी सिलेक्शन और रिजेक्शन का भी चर्चा है और खास करके अभी उनके सीटों का ऐलान होना बाकी है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होनी बाकी है। तो ऐसे मौके पे अब साफ तौर पे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी भी उनकी तरफ से सीटों के ऐलान की चर्चा सिर्फ चल रही है आपस में। जी राकेश, अगर हम एक और बात करें तो बहुत लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, बहुत लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़कर दूसरे दल में शामिल है। तो क्या उसे भी, उस कमी को भी पूरा करने के लिए क्या एनडीए तैयार है पूरी तरीके से, बीजेपी तैयार है? देखिए अंकिता, आज की बैठक की बात की जाए तो एजेंडा जो तय किया गया है, देर रात तक जो जानकारी मिल पाई थी, उसमें राजनीतिक समीकरण, चुनाव की रणनीति, भावी कार्यक्रम और जमीनी स्तर तक जाने की तैयारी के साथ साथ एक गंभीर मुद्दा था। वो मुद्दा था साफ तौर पे कि किस तरीके से जो नाराज नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वैसे नाराज लोगों को किस तरीके से मनाया जा सकता है और कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से बातचीत की जाएगी। और हो सकता है कि आज की बैठक में उन लोगों पर भी चर्चा होगी, उनके साथ बातचीत की जाएगी। और चुनावी का माहौल है, चुनाव के माहौल में निश्चित तौर पर उनकी एक जो अहम भूमिका होती है उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से इस चुनाव में उनकी भूमिका होगी। जो लोग शायद उनको टिकट नहीं मिल पाया किसी कारणवश, या फिर वे सीधे तौर पे चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं, और थोड़ी नाराजगी भी जताने की कोशिश की है पार्टी के अंदर खाने में भी और जनता के बीच जाकर के भी। तो ऐसे चुनाव के माहौल में इस तरह की चीजें सामने आती हैं। सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता, लेकिन नाराजगी जब होती है तो पार्टी स्तर पर इन सारी चीजों को लेकर बातचीत की जाती है और हो सकता है कि आज की बैठक में इन सारी समस्याओं का समाधान एनडीए की तरफ से कर लिया जाएगा। जी राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबरें में, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि आज एनडीए का मंथन हो रहा है। दरअसल बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक बुलाई गई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, मंथन किया जाएगा, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो अब ये देखने वाली ही बात होगी कि कौन कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा होती है और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।